हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई एक गौरव ठाकुर साहब की वीडियो आई है, ये गेट सेट फ्लाई के साइंटिफिक चैनल है जो, उनकी एक वीडियो है गेट सेट फ्लाई साइंस की, कि भाई जो सेलेब्स हैं, मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया में, वो डार्क होते हैं, मतलब काले होते हैं, ब्लैक होते हैं, या डार्क उनकी स्किन होती है, वो रातों रात वो सफ़ेद कैसे हो जाते हैं, उनकी स्किन वाइट कैसे हो जाती है, मतलब खूबसूरत कैसे बन जाते हैं। हाँ, तो ये पूरी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ बतलाई गई है, कैसे कौन सी ये क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टेक्निकल चीज़, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे ये इनकी जो स्किन है डार्क से वाइट हो जाती है। तो वीडियो का नाम है हाउ सेलेब्स आर टर्निंग वाइट ओवरनाइट। ठीक है हाउ सेलेब्स आर टर्निंग वाइट ओवरनाइट, साइंस ऑफ स्किन, स्किन की साइंस है, साइंस ऑफ स्किन वाइटनिंग। तो इस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे और एंजॉय करेंगे, बट रिएक्शन देने से पहले आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, सो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। मेरे कमबैक के साथ कुछ नहीं बदला, ना मेरी एक्टिंग, ना मेरे को-स्टार्स, और मेरी स्किन नॉट सो मच। क्या सच में सबको पता है पहले काजोल की स्किन ऐसी डार्क होती थी, एंड नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, वो Fair. एकदम से कई शेड्स लाइट हो गई। और काजोल क्या, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु, इन सब की स्किन भी पिछले डार्क थी कई शेड्स वाइट हो गई। एंड देन वी हैव सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा, जो पहले डार्क हुआ करती थी, फिर फेयर हुई, और अब हॉलीवुड में जाने के बाद वापस से अपने नेचुरल स्किन कलर पर आ गई। सो आखिर कैसे ये सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट ओवरनाइट वाइट हो जाते हैं? क्योंकि ऑन द कॉन्ट्ररी, आज से कुछ साल पहले जब एक गौरी खान नाम की मॉडल खुद शिल्पा शेट्टी के ब्यूटी स्पा में गई और उसने वहां पर एक महंगी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाई, तो गोरा होना तो छोड़ो, उसकी स्किन पील होने लगी, उसमें व्रिंकल्स पड़ने लगे और उसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स आ गए। और ये सिर्फ कोई इकलौता केस नहीं है, कई सारी लड़कियां जब वो सेलेब्स के जैसे दिखने के लिए स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाई, तो कईयों के चेहरों पर ऐसे येलोइश ब्राउन धब्बे पड़ गए, जिसे ओक्रोनोसिस कहते हैं। कुछ के स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस, स्वेलिंग, ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने स्किन की साइंस है ये भाई, स्किन की साइंस है पूरी। एक लड़की को तो ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट अटैक ही आ गया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो गई। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि आखिर ये सेलिब्रिटीज एग्जैक्टली ऐसा क्या अलग करते हैं कि वो रातों रात फेयर हो जाते हैं, लेकिन सेम चीज अगर कोई नॉर्मल इंसान करता है तो उनमें खतरनाक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो इन सेलेब्स के पास तो फेम है, पैसा है, सब कुछ है, तो इन्हें स्किन को व्हाइट कराने का इतना ऑब्सेशन क्यों? क्या साइंटिफिकली फेयर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? प्लस आपको भी ये पता है, हम सभी होमो सेपियंस ओरिजिनली अफ्रीका में इवॉल्व हुए, वहीं से माइग्रेट करके हम पूरे पृथ्वी भर में पहले। तो आज अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तो हम इंडियंस ही है ना, जो कि एक ही देश में रहते हैं। बिल्कुल। तो हम में भी कुछ एकदम फेयर स्किन वाले, तो कुछ एकदम डार्क स्किन वाले। हाँ, इतना बड़ा वेरिएशन कैसे? आई नो आप बोलोगे साउथ इंडियंस इक्वेटर के पास रहते हैं इसीलिए वो डार्क है, और नॉर्थ इंडियंस उससे दूर रहते हैं इसीलिए फेयर है। लेकिन फिर अगर साउथ इंडियंस अपने 3-4 जनरेशंस नॉर्थ इंडिया या यूरोप में बिताएंगे तो क्या वो भी फेयर हो जाएंगे? बिसाइड्स, देश की बात तो छोड़ो, एक स्टेट के अंदर ही हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ दोस्त धूप में बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं, मगर कुछ दोस्त बिल्कुल भी धूप में टैन नहीं होते। सो ऐसा क्यों होता है? साइंस ऑफ स्किन। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्किन कलर, कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है ऑन द फर्स्ट प्लेस। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों की स्किन सबसे डार्केस्ट शेड की होती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं स्किन कलर फेयर होने लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर फॉलिकल्स, आंखों का आइरिस और इवन इनर ईयर, यस हमारे कान की इनर लाइनिंग में भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं कॉल्ड मेलानोसाइट्स। और ये सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के कलर पिगमेंट्स बनाते हैं। यूमेलानिन, जो कि डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है और स्किन को एक डार्कर कलर देता है, और दूसरा फियोमेलानिन, जो कि येलो से रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और स्किन को एक लाइटर कलर देता है। हमारे शरीर में यूजुअली यूमेलानिन और फियोमेलानिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों का रेशियो हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि अगर किसी का स्किन डार्क है तो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर में यूमेलानिन की मात्रा ज्यादा है, और अगर कोई फेयर है तो उनमें फियोमेलानिन की मात्रा ज्यादा है।
पर अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर दो तरह के मेलेनिन पिगमेंट्स की जरूरत ही क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, मेलेनिन ये पिगमेंट आखिर इंसानों में इवॉल्व भी क्यों हुआ और आज हमें इसके इतने वेरिएशंस क्यों देखने मिलते हैं? वेल, इसके पीछे की स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है और हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट्स है जिसकी मदद से सेलिब्रिटीज ओवरनाइट वाइट होते हैं। उन ट्रीटमेंट्स का खर्चा कितना होता है, प्रोसीजर क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन उन पार्ट्स में हाँ, आने से पहले करोड़ों रुपए आपने लगता है अक्सर भाई। देखा होगा कि हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। हर एक बिजनेस ओनर का नाइटमेयर होता है पेमेंट्स कलेक्ट करना, बिकॉज इनवॉइस रेजिंग इज सच अ टास्क और बार बार कस्टमर से पैसे मांगना भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट नॉट एनी मोर, क्योंकि अब आप बिल्कुल फ्री में अपने फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकते हो और पूरे इनवॉइसिंग प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हो विद उडू। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारे एप्लीकेशंस है, जिसकी इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वेबसाइट क्रिएशन एंड मच मच मोर, जिससे आप अपने बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। और यहाँ पर पहला ऐप हमेशा फ्री है, तो मैं आज इनवॉइसिंग ऐप चूज करूंगा। चलो इसमें आपको एक इनवॉइस रेस करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेटअप करूंगा इनवॉइस सेटिंग्स, जहां पर मैं मेरी कंपनी और बैंक का डेटा डालूंगा, फिर इनवॉइस डिजाइन करूंगा और पहला इनवॉइस क्रिएट करूंगा कस्टमर के डेटा को डालकर, और फिर प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया उनके प्राइस के साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप ऐड कर सकते हो सेफ साइड में रहने के लिए, एंड दैट्स इट। सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमारा इनवॉइस रेडी हो गया। अब हम इस इनवॉइस को सीधा अपने कस्टमर को दे सकते हैं और फिर जैसे ही कस्टमर ने इसे पे कर दिया, ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड पर, जिससे आप इजीली सारे पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, आप अपने इनवॉइस को कंप्लीटली कस्टमाइज भी कर सकते हो विथ योर लोगो, कलर्स और टैगलाइन डालकर भी, व्हिच इज एक्चुअली वेरी फन एंड क्रिएटिव। सो डेफिनेटली चेक आउट इनवॉइसिंग ऐप ऑन उडू एंड सिंप्लीफाई योर बिलिंग प्रोसेस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे वीडियो पर। हम समझ रहे थे स्किन कलर के पीछे की हिस्ट्री और ह्यूमन एवोल्यूशन को। सो आज से करीब 1.2 मिलियन सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स फरी हुआ करते थे, पर जैसे जैसे अफ्रीका घने जंगलों से खुले ग्रासलैंड्स में बदला और हमारे पूर्वजों को अब शिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ने लगी, तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। अफ्रीका जैसे इक्वेटोरियल जगह में फर के साथ दौड़ना मतलब ऐसा था मानो मोटा स्वेटर पहनकर हम राजस्थान की गर्मी में दौड़ रहे। ऊपर से फर के वजह से हम स्वेट भी नहीं कर पाते, और इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों का फर धीरे धीरे करके शेड होने लग गया। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वजों को फर की जरूरत नहीं थी इसीलिए वो फर झड़ने लग गया। जिस तरह से अगर आज मुझे उड़ने की इच्छा होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पंख निकल कर आ जाए। एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर बिल्कुल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एग्जांपल्स मैंने काफी डिटेल में अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसे आप इस वीडियो के बाद आई बटन पर या सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है, और इसीलिए कई लोग तो इसे बिना समझे ही रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। एनीवे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी कहानी को। सो अनफॉर्चुनेटली बिना फर के उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। फर के ना रहने से स्किन का यूवी प्रोटेक्शन भी चला गया और अब हमारे शरीर को डेस्परेटली एक नेचुरल सनस्क्रीन की जरूरत है, बिकॉज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सन के बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और बस इसी पॉइंट पर एवोल्यूशन हुआ ईओमेलेनिन का, जिसका डार्क कलर सूरज की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को काफी स्ट्रांगली ब्लॉक कर सकता था। और ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करने लग गया, जो यूवी रेस को स्कैटर करके रिफ्लेक्ट कर देता, ताकि वो स्किन के डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट ना करे और डीएनए को डैमेज करके कैंसर जैसी बीमारियां ना करे। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो टेक्निकली ईओमेलेनिन की वजह से हमारे फर का रोल अब हमारे स्किन ने ले लिया, और इसीलिए अफ्रीका पर जन्म लेने वाली वो पहली होमोसेपियंस की प्रजाति, दे वर ऑल डार्क, बट दिस कंटिन्यूड फॉर ओनली अ व्हाइल। इसके बाद आज से करीब 1 लाख BCE के आसपास हमारे पूर्वज शिकार की तलाश में पहली बार अफ्रीका से बाहर वॉन्डर करने लगे और ऊपर मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब ऐसे में ऑब्वियसली इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाने की वजह से यूवी रेडिएशन की मात्रा ड्रॉप हो रही थी, बट इन अर्ली होमोसेपियंस का कलर तो अब भी डार्क था, सो इन्हें ईओमेलेनिन की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट इन न्यूली फाउंड रीजन्स में तो ईओमेलेनिन उल्टा यूवी रेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रहा था, जिस वजह से एक कैस्केड ऑफ अलग प्रॉब्लम्स ही ट्रिगर हो रहे थे। बेसिकली यूवी लाइट की मदद से ही हमारा स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। यही विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज नो यूवी लाइट और इसीलिए नो विटामिन डी, एंड नो विटामिन डी इसीलिए हद से ज्यादा कमजोर बोन्स, व्हिच वाज अ बिग प्रॉब्लम।
एंड इन फैक्ट आज भी आप देखोगे कि यूरोप में जो व्हाइट लोग हैं जिन्हें रेशियली कॉकेशियंस कहा जाता है, उनकी बोन डेंसिटी अफ्रीकन्स के मुकाबले काफी कम होती है और इसीलिए उनमें आपको बोन फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ज्यादा दिखेंगे के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों में फिर से एक बार एवोल्यूशन हुआ। एक लाइटर पिगमेंट का जन्म हुआ कॉल्ड फियोमेलानिन और उसके येलो टू रेडिश ब्राउन कलर की वजह से ये बेसिकली एक वीकर फिजिकल बैरियर का काम करता था, जिस वजह से हमें एटलीस्ट उतनी यूवी लाइट तो मिल ही पा रही थी जितनी विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी थी। सो इसीलिए इसी मेलानिन के रेशियो की वजह से ही पोल्स की तरफ स्किन लाइटर होती चली जाती है और इक्वेटर के करीब डार्कर, और स्पेसिफिकली इंडियंस का स्किन टोन ब्राउन होता है क्योंकि वो इक्वेटर के करीब आते हैं। लेकिन यार ब्राउन कलर में भी तो खुद कितना वेरिएशन, किसी का स्किन टोन एकदम लाइट ब्राउन होता है तो किसी का डार्क ब्राउन। आखिर ये कैसे? इसके लिए देखो किसी भी स्किन पर यूवी रेडिएशन का क्या असर होता है उसे ध्यान में रखते हुए एक अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट थॉमस फिट्जपैट्रिक ने एक स्केल डेवलप किया, द फिट्जपैट्रिक स्केल। इस स्केल के हिसाब से स्किन के 6 टाइप। टाइप 1 स्किन, ये वही स्किन है जिसे हम बिल्कुल पेल व्हाइट कहते हैं, एकदम जो कभी भी टैन नहीं होती, सिर्फ बर्न होती है, जो यूजुअली नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया और ब्रिटिश आइल्स में पाया जाता है। टाइप 2 स्किन, स्टिल व्हाइट बट डार्कर देन टाइप 1, जो हल्का सा टैन होता है बट जनरली बर्न हो जाता है धूप में। ये स्किन टाइप सेंट्रल यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका और मंगोलियन प्लेन्स में देखा जाता है। टाइप 3 स्किन, गोल्डन हनी या येलोइश ह्यू वाली स्किन, जो यूनिफॉर्मली टैन होती है और कभी कभी ही बर्न होती है। ये कलर यूजुअली सदर्न यूरोपियंस और ईस्ट एशियंस में देखने को मिलता है। टाइप 4 स्किन, मॉडरेट ब्राउन या ऑलिव स्किन, जो धीरे धीरे टैन होता है और रेयरली बर्न होता है। ये स्किन टाइप जनरली मेडिटेरेनियन रीजन्स, पार्ट्स ऑफ एशिया और लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है। टाइप 5 स्किन, ब्राउन स्किन, जो तुरंत टैन हो जाती है और कभी बर्न नहीं होती। ये स्किन कलर मोस्टली सेंट्रल अफ्रीका, मिड और साउथ इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। टाइप 6 स्किन, डार्केस्ट ब्राउन टू ब्लैक स्किन कलर, जो स्किन टाइप भी हमेशा टैन होती है लेकिन कभी भी बर्न नहीं होती। ये स्किन टाइप सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। यानी इन शॉर्ट इस स्केल में लोगों के स्किन शेड्स को टाइप 1 से टाइप 6 ऐसे 6 शेड्स में कैटेगराइज किया गया और उसमें टाइप 1 से टाइप 6 तक जाते जाते फियोमेलानिन का रेशियो बढ़ते चला जाता है और फियोमेलानिन ग्रेजुअली ड्रॉप होते जाता है। और इसी की वजह से लोगों में अलग अलग तरह के स्किन कलर्स देखने को मिलते हैं। जिनमें फियोमेलानिन ज्यादा है वो फेयर होते हैं और उनकी स्किन भी सनलाइट में तुरंत बर्न हो जाती है, ना कि टैन होती है। और इसीलिए आपको वैसे स्किन में यूजुअली बर्न स्पॉट्स या फ्रेकल्स दिखेंगे और जिनमें फियोमेलानिन ज्यादा होता है वो डार्क होते हैं और बहुत ही जल्दी टैन हो जाते हैं। लेकिन देखो स्किन कलर ना हाइट की तरह ही एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी मल्टीपल जीन्स इसे कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात, स्किन कलर काफी आउटर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज और यहाँ तक कि हमारा खान पान भी। बट मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन और दोनों का रेशियो ही सबसे मेजर फैक्टर होता है और इसीलिए फिट्जपैट्रिक स्केल मेजरली उसे ही कंसिडर करती है। नाउ इफ दैट इज द केस, तो अगर हम 24/7 एक अंधेरे रूम में एसी लगाकर रहे या फिर हम यूरोप शिफ्ट हो जाए तो क्या हमारी स्किन भी उनकी तरह ही व्हाइट हो जाएगी? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्हाइट्स मोस्टली कॉकेशियन रेस को बिलोंग करते हैं, जिस वजह से ये पहले ही जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होता है कि उनका स्किन कलर व्हाइट ही होगा, क्योंकि उनके कॉकेशियन एंसेस्टर्स का स्किन कलर लाइट था। बट इंडियंस के केस में इंडियंस एक एडमिक्सचर है कॉकेशियंस और ऑस्ट्रेलोजॉइड्स के, जो कि ओरिजिनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहा करते थे और उनका कलर हिस्टोरिकली डार्क हुआ करता था। सो इस वजह से एक इंडियन स्किन यूरोप में जाके डी टैन हो सकती है, मे बी 1-2 शेड फेयर भी हो सकती है, लेकिन वो कॉकेशियंस जैसी व्हाइट नहीं हो सकती। मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन और रेशियो जेनेटिकली ही प्री डिटरमाइंड होता है और इंडियंस में अगर आप देखोगे तो स्लाइटली येलोइश से लेकर डार्क ब्राउन तक के स्किन कलर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यही स्किन कलर्स इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हुए हैं। और हाँ, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया का एक अलग ही डिबेट है, क्योंकि उनमें कलर के अलावा और भी कई डिफरेंसेस है, स्पेशली रेशियल डिफरेंसेस, क्योंकि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रेसेस का इंटरमिक्सिंग हुआ था बिकॉज ऑफ इंडियाज इन्वेजन हिस्ट्री एंड कोलोनियल पास्ट। और इसीलिए नॉर्थ इंडिया में भी कई डार्क लोग हैं और कई सारे लोग साउथ इंडिया में भी आपको फेयर स्किन के मिल जाएंगे। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में कॉकेजॉइड एडमिक्सचर कंपैरेटिवली ज्यादा है और साउथ इंडिया में ऑस्ट्रेलोजॉइड एडमिक्सचर कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस वजह से फेशियल फीचर्स में भी आपको काफी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। सो अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं स्पेशली जो साइंटिफिकली बताए कि क्यों इंडिया में नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस और इवन नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का स्किन कलर और उनके फीचर्स में इतने डिफरेंसेस क्यों है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन द मेन पॉइंट हियर इज कि कोई भी अपने ओरिजिनल स्किन टोन से लाइटर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर यही सवाल आता है
कि तो फिर ये सेलिब्रिटीज रातों रात इतने शेड्स फेयर कैसे हो जाते हैं। वेल, उसे समझ पाने के लिए चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये मेलेनिन बनने का प्रोसेस ही क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइक आई सेड, मेलेनिन दो किस्म के होते हैं, डार्कर यूमेलेनिन और लाइटर फियोमेलेनिन, और इन्हें मेलानोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल्स अपने अंदर बनाते हैं। पर किसी भी तरह का मेलेनिन बने वो पूरे स्किन भर में आखिर फैलेगा कैसे? सो फॉर दिस मेलानोसाइट्स अपने बनाए मेलेनिन को मेलानोसोम्स नाम के पैकेट्स में भर के बाकी सेल्स को पास ऑन करते हैं ताकि पूरा स्किन इवनली कलर हो सके। अब इस पूरे प्रोसेस में ना एक टायरोजिनेस नाम के एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, और आगे आप समझोगे क्यों। सो ऑल इन ऑल, अगर स्किन को वाइटन करना है तो इस यूमेलेनिन बनने के प्रोसेस को ही ब्रेक करना होगा, जिसके लिए 3 लेवल्स पर एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 1, किसी तरह से यूमेलेनिन के प्रोडक्शन को ही रोक दो, या फिर यूमेलेनिन को कम करके फियोमेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। नंबर 2, मेलानोसाइट्स यानी कि मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को ही मार दो। नंबर 3, मेलानोसोम्स यानी कि मेलेनिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब इनमें से फर्स्ट लेवल पर अगर आप एक्ट करते हो तो आपको एक टेम्पररी व्हाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड लेवल पर एक्ट करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के हो जाते हैं। सो नाउ दैट यू हैव द जिस्ट, सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि स्किन व्हाइट एग्जैक्टली कैसे होती है। सो फर्स्ट लेवल इज मेलेनिन के प्रोडक्शन के प्रोसेस को ही मैनिपुलेट करना। इसके लिए इस चार्ट को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन ये दोनों ही पिगमेंट्स एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनते हैं। अब इसे देखकर घबराओ मत, इसमें मेजरली आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, यू कैन सी कि यूमेलेनिन यानी कि डार्क वाले मेलेनिन के बनने में एक टायरोजिनेस नाम के एंजाइम बहुत यूज होता है, लेकिन यही एंजाइम लाइटर मेलेनिन यानी कि फियोमेलेनिन के बनने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, आप देख सकते हो कि एक डोपा यानी डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन नाम का मॉलिक्यूल है, वो जब टायरोजिन नाम के अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है तो अल्टीमेटली यूमेलेनिन बनता है। पर अगर उसी में टायरोजिन के जगह पर सिस्टीन नाम का एमिनो एसिड अटैच हो जाता है तो शरीर में यूमेलेनिन की जगह पर फिर फियोमेलेनिन का प्रोडक्शन होने लगता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल हमारे स्किन कलर का फेट डिसाइड करता है। सो अब समझते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं। अलग अलग कॉस्मेटिक इंजेक्शंस और ट्रीटमेंट्स के जरिए वो सबसे पहले इन 2 प्रोसेसेस को आर्टिफिशियली छेड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्किन वाइटनिंग एजेंट है ग्लूटाथियोन, जो कि सेलिब्रिटी सर्कल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हेवीली इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिल्स और इंजेक्शंस दोनों मिलते हैं, और ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स यानी कि रिएक्टिव एटम्स को ट्रैप करता है। अब ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को कैसे स्टॉप करता है? तो उसके लिए यहां पर देखो, ये टायरोजिनेस दिख रहा है, ये लाइक एनी अदर एंजाइम एक प्रोटीन है जो डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस होने से बनता है। एंड बनने के बाद भी ये टायरोजिनेस सिर्फ तभी ही एक्टिवेट होता है जब हमारा शरीर उसे फ्री रेडिकल्स और कॉपर आयन सप्लाई करेगा। सो ग्लूटाथियोन यहाँ पर क्या करता है? तो वो फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, जिससे यूमेलेनिन का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। बिसाइड्स, ग्लूटाथियोन के साथ यूजुअली हाइड्रोक्विनोन और विटामिन ई जैसे और भी एंटीऑक्सीडेंट्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं ताकि ग्लूटाथियोन और भी ज्यादा पोटेंट हो जाए, और इस कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से टायरोजिनेस एक्टिविटी और भी ज्यादा सप्रेस हो जाती है, जिससे यूमेलेनिन क्रिएट होने का प्रोसेस ही ब्रेक हो जाता है। अब ये तो था ग्लूटाथियोन का सिर्फ एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्लूटाथियोन साथ ही साथ दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी काम करता है। सो ग्लूटाथियोन बेसिकली 3 अमीनो एसिड्स ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और सिस्टीन इनके कॉम्बिनेशन से बना होता है। सो बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ सिस्टीन, वो फोलेमेलेनिन यानी कि लाइटर मेलेनिन के प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। सो इस तरह से बेसिकली वो यूमेलेनिन प्रोडक्शन को कम और फियोमेलेनिन यानी कि लाइटर पिगमेंट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर स्किन को एक मच लाइटर टोन दे देता है। सो अब तक आपने जाना कि कैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए टायरोजिनेस को रोका जा सकता है। अब इसके अलावा 2 और भी तरीके हैं जिससे टायरोजिनेस एंजाइम को रोका जा सकता है, जो कि स्किन वाइट कराने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, मर्क्यूरी सॉल्ट्स और कोजिक एसिड का इस्तेमाल। ये दोनों चीजें कॉपर आयंस को ब्लॉक करती हैं, जो अगेन टायरोजिनेस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। सो वंस अगेन, कॉपर आयन के एब्सेंस में टायरोजिनेस डाउन, सो मेलेनिन भी डाउन। अब तीसरा मेथड है ऐसे स्किन वाइटनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना जिन्हें कॉमनली रेटिनॉइड्स कहा जाता है। ये ड्रग क्लास तो सीधा टायरोजिनेस एंजाइम के जीन एक्सप्रेशन को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे अगेन यूमेलेनिन प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द स्किन वाइटनिंग एजेंट्स स्किन वाइटन करने के लिए टायरोजिनेस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, स्किन वाइट कराने के और भी तरीके हैं
जिसमें टायरोसिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक किए बिना भी मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोका जा सकता है। यानी लाइक आई सेड अर्लियर, टायरोसिनेज एक्टिविटी को ब्लॉक करके स्किन को लाइट कराने के दो मेजर तरीके हैं। टायरोसिनेज एंजाइम को मैनिपुलेट करके यूमेलेनिन प्रोडक्शन कम कर दो, या तो सिस्टीन सप्लाई को मैनिपुलेट करके फियोमेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ा दो। एंड ईदर वे रिजल्ट्स अच्छे होंगे, बट बस सिर्फ टेम्पररी होंगे। जैसे ही आप इन चीजों के पिल्स या इंजेक्शंस लेना बंद कर दोगे, आपका ओरिजिनल कलर वापस आ जाएगा लगने लगेगा। और शायद सेलिब्रिटीज लाइक प्रियंका चोपड़ा के केस में भी यही हुआ होगा। सो अब सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आखिर कैसे मिलेंगे? वेल, उसके लिए कई सेलेब्स इन प्रोसीजर्स के साथ दूसरे थोड़े सेमी परमानेंट प्रोसीजर्स के लिए भी ऑप्ट करते हैं, जो कि आई वुड नेवर रेकमेंड एनीवन, जिसमें मेलानोसाइट्स और मेलानोसोम्स को ही सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुछ केमिकल्स है जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज स्किन ब्लीचिंग एजेंट है, और एसिलिक एसिड, ये मेलेनिन बनाने वाले मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि मेलेनिन बनाने वाले सेल्स को ही मार देते हैं। इन केमिकल्स को भी स्किन वाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सीधा मेलेनिन बनाने वाली फैक्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और क्योंकि ये बॉडी के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसीलिए ये साइटोटॉक्सिक होते हैं और आगे जाके कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो हमने अब तक बात कर ली दो मेथड्स की। नंबर 1, टायरोसिनेज की एक्टिविटी को रोकना। नंबर 2, मेलानोसाइट्स को ही किल करना। और तीसरा है मेलानोसोम्स, यानी सिंपली मेलेनिन पिगमेंट के पैकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस ट्रीटमेंट को लेजर्स की मदद से कराया जाता है, जिसमें मेलेनिन के पिगमेंट्स के पैकेट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर ये छोटे पार्टिकल्स या तो हमारे इम्यून सिस्टम्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, या फिर कुछ दिनों में डेड स्किन सेल्स के साथ नेचुरली शेड हो जाते हैं। सो एज यू कैन सी, कई सारे केमिकल और फिजिकल स्किन वाइटनिंग एजेंट्स हैं, जिनकी मदद से सेलिब्रिटीज अपने स्किन का कलर सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई शेड्स वाइट कर लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। सो अब आता है मेन सवाल, क्या ऐसे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स एक आम इंसान को भी लेना चाहिए? वेल, देखो, इसके लिए मल्टीपल चीजें मैटर करती है, जिसमें से पहली चीज है इनका एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। तो जो दो सबसे इफेक्टिव और कंपैरेटिवली सेफर ट्रीटमेंट्स है, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस और लेजर ट्रीटमेंट, इसमें लेजर वाइटनिंग ट्रीटमेंट के एक सेशन का कॉस्ट 4,000 से 40,000 रुपए तक जाता है, और रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट 6 सेशंस लगते हैं, यानी कि इन टोटल 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और इसके बाद भी जो टाइम टू टाइम आपको फॉलो अप सेशंस करने पड़ेंगे, उसके लिए भी अलग चार्जेस लगते हैं। और फिर अगर बात करें ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस की, तो इसमें डॉक्टर्स के हिसाब से रेकमेंडेड स्किन वाइटनिंग का डोजेज 900 मिलीग्राम्स का होता है, जो कि हर वीक लेना होता है। इस इंजेक्शन को भी एक ही बार में नहीं, बल्कि 2-3 इंजेक्शंस के स्प्लिट में लेना होता है, और ऐसा एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों तक कंटिन्यू करना पड़ेगा टू सी वाइटनिंग इफेक्ट्स। अब ग्लूटाथियोन के एक सिंगल इंजेक्शन की कीमत होती है करीब 40,000 रुपए, तो अगर 3 हफ्तों के ट्रीटमेंट की कॉस्ट पकड़े तो कॉस्ट सीधा 3,60,000 तक शूट कर जाता है। एंड देन अगर आपको ग्लूटाथियोन के पिल्स खाने हैं, तो उसमें भी 15 टैबलेट्स का एक पैकेट मिलता है और 500 मिलीग्राम्स ईच, और उसकी कीमत होती है करीब 2,500 रुपए पर पैकेट। अब क्योंकि इंजेक्शन से कम इफेक्टिव होते हैं, तो अगर जनरल गाइडलाइंस फॉलो करे तो एक 50 किलो के इंसान को रोजाना 2 टैबलेट्स खाने पड़ेंगे, और उसके बाद भी एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना इंजेक्शन से होता है। यानी ये टैबलेट्स लेकर भी आराम से कॉस्टिंग 30 से 60,000 रुपए चली जाएगी, और इंजेक्शन जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं, वो भी गारंटीड नहीं है। ऊपर से एज आई सेड अर्लियर, ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से परमानेंट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप एंड कलर, आपको ये ट्रीटमेंट्स हर कुछ महीनों के इंटरवल्स पर रिपीट मोड पे कराते रहना पड़ेगा। खैर, प्राइस के अलावा दूसरा मेजर फैक्टर जो आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, वो है साइड इफेक्ट्स, जो कई बार पेशेंट से छुपाए जाते हैं। लेजर स्किन वाइटनिंग से स्किन में स्कारिंग, इन्फेक्शंस, इन सब का लेजर स्किन वाइटनिंग, और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि स्किन हद से ज्यादा लाइट हो गई है, इवन कॉजिंग ल्यूकोडर्मा। ग्लूटाथियोन की बात करें तो अभी फरवरी 2020 में फिलीपींस के एक स्पा में ग्लूटाथियोन सेशन के बाद एक शायरिल जी डिस्टोर नाम की औरत हार्ट अटैक से मर गई। आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था ग्लूटाथियोन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, लेकिन यही फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम करता है। प्लस इसके अलावा ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जैसे हार्ट की रिदम मेंटेन करने का भी काम करते हैं, और इसीलिए शायरिल के केस में उनकी डेथ हुई कार्डियक एरिथमिया की वजह से, यानी सिंपली पुट उनके हार्ट का रिदम ही बिगड़ गया, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ग्लूटाथियोन के इंट्रावेनस इंजेक्शंस को स्किन वाइटनिंग पर्पसेस के लिए यूज करने से एफडीए ने तक मना कर रखा है, एफडीए बैन कर चुका है।
क्योंकि उससे रैशेस, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस ऐसे कई खतरनाक साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। देन रही बात हाइड्रोक्विनोन की, जो कि स्किन ब्लीचेस में और ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस में भी यूज किया जाता है, तो इस केमिकल के लॉन्ग टर्म यूसेज से ओक्रोनोसिस हो सकता है, जो कि कॉस्मेटिकली काफी डिसफिगरिंग होता है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज हाइड्रोक्विनोन, जैसे मैंने कहा, मेलानोसाइट्स के लिए साइटोटॉक्सिक होता है। सो ये केमिकल एक पोटेंशियल कार्सिनोजन है, जो अगेन FDA द्वारा बैंड है, यानी इसके यूसेज से भी वर्स्ट केसेस में कैंसर भी हो सकता है। फिर अगर बात करें मर्क्यूरी सॉल्ट्स और कोजिक एसिड की, तो यार मर्क्यूरी सॉल्ट ये ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पॉइजन है। हमने चार्ट में देखा था, ये दोनों कॉपर आयंस को ब्लॉक करके यूमेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकते हैं। लेकिन आई थिंक ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मर्क्यूरी लिटरली पॉइजन है, एक टॉक्सिक हैवी मेटल है, जिसका 0.0001 mg डोज भी मर्क्यूरी पॉइजनिंग और मिनामाटा डिजीज जैसे घातक इफेक्ट्स दिखाने के लिए काफी होता है। और फाइनली बात रही कोजिक एसिड की, तो इसके साइड इफेक्ट्स इतने सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन में ऐसे ब्लिस्टर्स का बनना। प्लस भूलो मत, इंडिया में फेक कॉस्मेटिक ड्रग्स का भी एक पूरा नेक्सस चलता है। अभी हाल ही में 2018 में बेंगलुरु के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 13.5 लाख के इलीगल स्किन व्हाइटनिंग ड्रग्स को जब्त किया। एंड इन द सेम ईयर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 150 ऑफिशियल्स की टीम लेकर 8 सिटीज में रेड मारी थी, जिसमें पता चला कि इंडिया में करोड़ों रुपयों के इलीगल स्किन व्हाइटनिंग ड्रग्स मैन्युफैक्चर और स्मगल किए जा रहे हैं। और नतीजा यह है कि आपको ऐसे कितने ही सारे केसेस मिल जाएंगे कि लोग स्किन व्हाइटनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा उनकी स्किन डार्क होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, रैशेस, पिंपल्स होने लगते हैं। एंड वर्स्ट केसेस में तो जैसे हमने देखा, ओवरडोजेस या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर और डेथ भी हो सकती है। और ये सब रिस्क किस लिए? लिटरली एक साइंटिफिक क्लेम या एविडेंस नहीं है कि लाइटर स्किन टोन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉलोनियल पास्ट है, जिसने ये बिलीफ हमारे दिमाग में घुसा डाला, माइंडसेट क्रिएट कर दिया। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, फ्रेंच से लेकर पोर्चुगीज तक, जिसने भी हम पर राज किया, उनका स्किन टोन हमेशा हमसे फेयर था। और इसीलिए हमने लाइटर स्किन टोन को पावर, रॉयल्टी, हाई क्लास, एलिटिज्म से जोड़ दिया। एंड डोंट वरी, ये हर कल्चर में होता है। दुनिया के हर एक देश में आपको ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो वहां के कल्चर्स में अट्रैक्टिव माना जाता है, और फिर चाहे वो दुनिया भर के लोगों को कितने भी वियर्ड क्यों ना लगे, और फिर चाहे उनके यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ अट्रैक्टिवनेस से कोई लेना देना भी क्यों ना हो। म्यांमार की कायन ट्राइब का ही एग्जाम्पल ले लो, जहां पे लंबी गर्दन वाली महिलाओं को सुंदर माना जाता है, और इसीलिए वो अपने गले में ऐसे ब्रास के रिंग्स पहनते हैं, सिर्फ ताकि उनकी गर्दन लंबी हो सके। देन मॉरिशस में औरतों का ओवरवेट होना अट्रैक्टिव माना जाता है। सो वहां पर माँ बाप खुद जबरदस्ती अपनी बेटियों को एक दिन में 16,000 कैलोरीज खिलाते हैं ताकि उनका वेट गेन हो सके। 16,000 कैलोरीज, यार एक एवरेज इंसान सिर्फ 2,000 कैलोरी खाता है। अब ट्राइब्स का एग्जाम्पल छोड़ो, साउथ कोरिया जैसे देश का एग्जाम्पल लो। ये तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, कि दुनिया भर में लड़कियों को मैनली लड़के ज्यादा पसंद होते हैं, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। और इसीलिए इंडिया में भी काफी लड़कों को बियर्ड इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन साउथ कोरियन लड़कों का तो लुक काफी फेमिनिन होता है, और वहां पर लड़कियों को, इवन इंडिया में साउथ कोरियन फैंस को तो यही फेमिनिन ट्रेट्स अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अब एक दूसरी आयरनी देख लो, एक तरफ जहां पे इंडियंस को फेयर होना है, वहीं पर दूसरे साइड पे व्हाइट अमेरिकन्स को डार्क है। वहां पर तो आज एक पूरी $1.8 बिलियन की टैनिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, जहां पर लोग खुद से पैसे देकर केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाकर टैन होते हैं। 2022 के ग्लोबल सर्वे में पता चला कि हर 10 में से 8 यूरोपियंस टैन स्किन को फेयर स्किन से ज्यादा अट्रैक्टिव। ये कितनी बड़ी आयरनी है। ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन उनकी सोच अब तक यहीं पर है। आजादी के 70 सालों बाद तक हम इतने डेंजरस केमिकल्स लगाकर भी किसी भी हालत में गोरा होना चाहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, वो लोग हमारी तरह डार्क या कैरेमल होना चाहते हैं। और इसीलिए ये पूरी की पूरी इनसिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है। क्योंकि जरा थोड़ा लॉजिकली सोचो, हमारा रंग हमारे लिए वो परफेक्ट यूनिक सर्वाइवल एट्रीब्यूट था जो कि हमारी ताकत बना, और आज हम जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ताकत ही तो असली सुंदरता होती है ना कि कमजोरी। लेकिन ऑफ कोर्स सोसाइटी का हमें अपने ही स्ट्रेंथ्स को लेकर इनसिक्योर बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। हमने बचपन से पिक्चरों में यही देखा है कि हीरो हीरोइन हमेशा गोरे होते हैं, ज्यादा डिजायरेबल होते हैं, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल होते हैं। और फिर हमने मैट्रिमोनियल साइट्स पर ऐसे एड्स देखे जहां पर इसी अपब्रिंगिंग के वजह से दूल्हे और दुल्हन की ओवर डिमांड रहती है कि हमारा पार्टनर गोरा होना चाहिए। आज तक इवन फ्रेंड सर्कल में भी आप देख सकते हो, डार्क स्किन का हमेशा मजाक उड़ाता है। उन्हें बचपन से ही कालू या कौवे जैसे स्लर्स से बुलाया जाता है।
सो बेसिकली हम सब मिलकर यही सोच फिर से इंजेक्ट करते जा रहे हैं कि इंडियन स्किन टोन व्हाइट स्किन टोन से इंफीरियर है। आज इंडिया आजाद तो है, लेकिन मेंटली हम फिर भी अंग्रेजों की सोच के गुलाम हैं। जब तक हम अपने रंग को, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी इंफीरियरिटी समझते रहेंगे, वो हमें हमेशा रोकता रहेगा हमारे यूनिक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने से, जैसे आज साउथ कोरिया कर पा। बिल्कुल। अल्टीमेटली इट्स कॉन्फिडेंस दैट इज सुप्रीमली अट्रैक्टिव, which only comes from being comfortable in your own skin, from owning your skin color। जैसे साउथ कोरिया अपने एशियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ओन करके दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है और दुनिया के कन्वेंशनल और कॉलोनियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चेंज कर रहा है, वैसे ही हम इंडियंस को भी करना चाहिए। Because, and I repeat once again, it is confidence of being comfortable in your own skin color that is scientifically and universally supremely attractive। तो ये थी भाई गौरव ठाकुर साहब की गेट सेट फ्लाई साइंस की वीडियो। तो भाई इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो आपका कुदरती स्किन है वही आपको लंबी उम्र दे सकता है। आप लंबी एज तक, ज़्यादा एज तक जी सकते हैं। अगर आपका कलर थोड़ा फेयर है, डार्क है, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, एक्सपेरिमेंट के मसले में आप केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, लाखों रुपया इस्तेमाल करेंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट्स होगा ही होगा। आप जस्ट एक फेयर एंड लवली क्रीम इस्तेमाल कर लीजिए, मेंस वो नॉर्मल चलती रहेगी। अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, उससे पूरा का पूरा साइड इफ़ेक्ट होने के 90% चांसेस हैं। तो अगर सेलेब्स की बात कर ले, भाई सेलेब्स के पास करोड़ों रुपए है, दे हैव बिलियंस बिलियंस ऑफ मनी, दे हैव, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, मिलियंस बिलियंस। तो उनके साथ एक कॉमन मैन उनके साथ कम्पीट करेगा, वो इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल। उनके पास बहुत पैसा है, हर 6 महीने में अपनी स्किन को वो मेलेनिन, जो भी इन्होंने टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, मेलेनिन, टायरोस्पैन वगैरह वगैरह जो बताया इन्होंने, वो अपने मेलेनिन को रुका लेते हैं, ख़त्म नहीं करते, रुका लेते हैं। बड़ा कुछ होता है उनके पास डॉक्टर्स होते हैं भाई, बड़े से बड़े डर्मोटोलॉजिस्ट होते हैं। सेलेब्स के पास पैसा बहुत होता है भाई, दे हैव लॉट ऑफ मनी, करोड़ों रुपया फीस होती है। अभी ये प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, काजोल है, इनकी कई करोड़ों रुपया एक फिल्म में काम करने के लिए 25-30 करोड़ रुपया सिर्फ फीस लेते हैं। और उसके बाद फिल्म हिट हो जाए, हिट हो जाती है जब फिल्म, तो उसमें से उनका शेयर होता है। तो एक कॉमन आदमी इनके साथ compete मत करे, रेस मत करे। कॉमन आदमी कॉमन है भाई, वो आपको जो कुदरती स्किन मिली है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको लंबी उम्र देगी। कुदरती स्किन में क्या है? कुदरती स्किन में अगर आप डार्क हो, कोई बात नहीं, आपकी डार्कनेस से नहीं दुनिया आपके कंट्रोल में होगी। फेयरनेस से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जीनियस इंटेलिजेंसी से के आपकी दुनिया आपके कंट्रोल में होगी। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा एक अंधविश्वास है कि आप गोरे हो तो आपके कंट्रोल में सब कुछ है। नो मैन नो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास काबिलियत है, तो ही आपके पास सब कुछ है। अब आप सेलेब्स की बात करो, सेलेब का काम है भाई गोरा दिखना, उनकी मजबूरी है, ठीक है, उनको मजबूर है, उनका काम है। अगर वो गोरा नहीं दिखेंगे तो फिल्म में काम नहीं मिलेगा, उनका मुंह काला दिखेगा। सो उनको फिर उनके पास मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और वो उनके पास करोड़ों रुपया होता है, तो वो अपनी स्किन को पैसा खर्चते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, ताकि उनकी स्किन गोरी हो जाए। मगर वो हर साल उनको पैसा खर्चना पड़ता है और साइड इफ़ेक्ट्स के डेंजर्स बहुत हैं। एक बताया नहीं उन्होंने, एक 33 साल की लड़की थी, 33 साल की, उसने किया ये सब तो उसको हार्ट अटैक से डेथ हो गई उसकी। तो इट्स ए स्किन, साइंस ऑफ स्किन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये उनके पास भाई प्रोफेशनल्स हैं, वो सेलेब्स हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया, तो वो डॉक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, डॉक्टर्स एक एक चीज़ उनकी चेक करते हैं। तो दैट्स वाई वो सेलेब्स हैं, तो वो थोड़ा फेयर दिखते हैं।
मगर एक आम आदमी ऐसा मत करे, कॉमन मैन ऐसा मत करे। जैसी ऊपर वाले ने, जैसी भगवान ने, खुदा ने आपको ये स्किन दी है, स्किन का कलर दिया है, वो सबसे बेस्ट है। वो ही आपका लंबे समय तक सर्वाइवल करेगा इस धरती पे। अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो वो ही आपकी, वो जो कुदरती स्किन आपको मिली है वही आपको लंबी उम्र देगी। डोंट बी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, डोंट डू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करोगे तो साइड इफेक्ट होने के 90% चांसेस है, बिकॉज यू आर ए कॉमन मैन। सेलेब्स की बात करोगे, सेलेब्स के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, दे हैव, तो उनको अगर हो भी जाएगा तो वो कुछ ना कुछ करके वो ठीक हो सकते हैं। बट आप कॉमन मैन हो, आपका पूरा ये बॉडी स्किन खराब हो जाएगी, स्किन के ऊपर पिंपल्स हो जाएंगे, बहुत टाइप्स की डिजीज होती है, स्किन डिजीज। तो आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को अच्छे से देखें, मैंने क्या रिएक्शन दिया है उसको उस पर कमेंट सेक्शन में मेरे को बतलाएं, और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।